महिलाएं कह रही कि हमारे साथ कार्यस्थल पे अगर कहीं जा रहे हैं बाथरूम करने या टट्टी पेशाब करने जा रहे हैं तो वहां भी ताक झाकी होती है, लोग लगे रहते हैं पीछे, छेड़खानी भी होती है कार्यस्थल और उनको जबरन काम करने को विवश किया जाता है। ये बांदा के मजदूर हैं, 22 परिवार हैं, 22 लोग हैं टोटल, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। और ये अक्टूबर नवंबर में दिवाली के टाइम में लोग मुरैना गए थे काम करने किसी ठेकेदार के माध्यम से। बंधक बनाते कैसे हैं? एक तो न्यूनतम मजदूरी का कोई प्रावधान उनके यहाँ कोई लिखित नहीं रहता है कि भाई ये न्यूनतम मजदूरी है, ये वो सब। मैं बंधुआ मजदूर क्या होता है उसके अगर टिप्पणी की जाए, उसके अनुसार अगर कार्रवाई की जाए तो वो डीएम की जिम्मेवारी होती है। डीएम उसका जो है अध्यक्ष होता है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं द दलित टाइम्स। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि वह लोगों को पकड़ पकड़ कर रोजगार दे रही है, लेकिन दलित समाज कुछ और ही सच कहता है। दलित समाज का एक तबका जो गरीबी के बेहद जंजाल में फंसा हुआ है, वह कैसे गुलामों की जिंदगी, बंधुआ मजदूरों की जिंदगी जीता है, उसका एक ताजा उदाहरण हम आपको यहां बताते हैं। यह बात किसी और मीडिया में कहीं और नहीं दिखाई देगी। दोस्तों, मामला मुरैना का है। जी हां, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का हिस्सा है मुरैना, वहां का है। और ये मजदूर जो आदि दलित समाज से हैं, यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के। इन मजदूरों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं और वयस्क हैं। ये सभी लोग एक ईंट भट्टे पर बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। उनको कैसे मुक्त कराया जाए, इसके लिए उन्होंने एक संगठन से अपील की। उस संगठन के मुखिया हमारे साथ, उनका नाम दिलसंगार है। वह लगातार बंधुआ मजदूरी के खिलाफ करीब 1 दशक से सक्रिय है। वह पूरी कथा बताएंगे, कहानी बताएंगे और सबसे बड़ी बात यह भी बताएंगे कि ऐसे मामलों में प्रशासन का क्या रवैया है। तो आइए सबसे पहले दलसिंगार से हम जानते हैं कि जो ताजा मामला मुरैना का है, जहां 22 के करीब दलित मजदूर फंसे हुए हैं, उनका मामला क्या है। जी दलसिंगार, बताइए। जी नमस्कार अजय जी। बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी अगर बॉन्डेड लेबर या बंधुआ मजदूर या बाल मजदूर की शिकायत आती है जी उसमें मदद के लिए आपका ही एक चैनल है, इसके माध्यम से उनको एक न्याय की उम्मीद रहती है। बाकी हमने तो भेजते सभी को है, लेकिन जितनी तत्परता से, जितनी बारीकी से, जितने क्या बोलते हैं कि लगन से आपका चैनल इस खबर को दिखाता है उस वंचित समुदाय के लिए, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और ऐसे उम्मीद करूंगा कि ऐसे और भी साथी आए आपके माध्यम से कि जो इस तबका के लिए, जो सरकार कहती है कि अंत्योदय की बात करती है और पूर्ववर्ती सरकार जो है अंतिम व्यक्ति की बात करती थी, वो गांधी की बात करती थी और ये आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं। जी लेकिन कहीं भी झलकता है, आपको दिख रहा है कि कहीं भी वो केवल बोलने और करने और कथनी और करनी में अंतर है कि नहीं? अंत्योदय और अंतिम पायदान की बात कह देना केवल उनके कागजों में है, लिखावट में है और फाइलों में है। ताजा उदाहरण जैसा कि आपने कहा कि ये बांदा के मजदूर हैं, 22 परिवार हैं, 22 लोग हैं टोटल, उसमें जी बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। और ये अक्टूबर नवंबर में दिवाली के टाइम में लोग मुरैना गए थे काम करने किसी ठेकेदार के माध्यम से। मुरैना ठेकेदार जो क्या, वो मध्य प्रदेश का जिला है। जी मुरैना मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, आगरा और ग्वालियर के बीच में पड़ता है। तो ये करीबन 5-6 महीने से वहां काम कर रहे थे और ठंड का समय था। जनवरी का महीना में कुछ मजदूरों ने कहा कि भैया थोड़ा काम धीमे करेंगे, ठंड बहुत तेज है और आपको ज्ञात ही है कि कितनी ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड। तो उन लोगों ने एक मजदूर को पकड़ लिया और उसको एक घर में बंद करके उस मालिकों ने उनके साथ काफी मारपीट की, अंदरूनी इतनी मारपीट की कि उसको हॉस्पिटल ले जाते उसने दम तोड़ दिया। और उनके ऊपर बात ना आए कि उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुला के और उसको बांदा भिजवा दिया। मजदूर तो मर चुका था, हॉस्पिटल में बांदा भिजवा दिया। उसके बाद फिर 22 लोगों को बंधक बना दिया। बोला कि भी आपको हमने कर्ज दिए हुए हैं, पैसा दिए हुए हैं और हमारा काम कीजिए। और या इतना ही नहीं, बच्चों से भी जबरन काम करवा रहे हैं, दबंग व्यक्ति। और वो यहाँ तक कहते हैं कि भाई आप काम नहीं करेंगे, हम तो 50 लाख रुपया लगा देंगे,
लेकिन आप लोग को जाने नहीं देंगे, हमारी ऊपर तक पकड़ है। इसी संदर्भ में जब हमारे पास पिछले एक हफ्ते पहले एक खबर आई एक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से, बांदा के द्वारा, तो हम लोग भी थोड़ा सा उसको एक निगरानी करते हैं, पूछताछ करते हैं कि कहीं गलत तो न्यूज तो नहीं है, फेक न्यूज तो नहीं है। तो उसमें पाया गया कि हकीकत यही है कि इन लोगों को लालच देकर और खुले ट्रक में, जो एक होता है ना मानव रहित वाहन नहीं रख के एक पशु रहित वाला, जो जिसमें पशुओं को ढोते हैं, वैसे वाहन में ये लोग बच्चों सहित भर के लेके आए थे कर्ज देकर। और यहाँ आने के बाद उनको बंधक बना लिया गया। और बंधक बनाते कैसे हैं? एक तो न्यूनतम मजदूरी का कोई प्रावधान उनके यहाँ कोई लिखित नहीं रहता है कि भाई ये न्यूनतम मजदूरी है, ये वो सब। अब मैं बंधुआ मजदूर क्या होता है उसके अगर टिप्पणी की जाए, उसके अनुसार अगर कार्रवाई की जाए, तो वो डीएम की जिम्मेवारी होती है। डीएम उसका जो है अध्यक्ष होता है, और एसडीएम जो है तहसील लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे उसका अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है। लेबर डिपार्टमेंट क्या काम करता है? वो एक नोडल के रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ जैसे भी लेबर की शिकायत आती है तो डीएम साहब कहते हैं, लेबर विभाग को सौंप देते हैं कि आप जाओ। लेबर के पास वो पावर ही नहीं है, वो अधिकार ही नहीं है कि वो रेस्क्यू करा पाए, वो केवल सलाहकार है। तो इसी संदर्भ में जब मैंने डीएम को एक चिट्ठी लिखी 20 तारीख को 3:36 पे, और लगातार मैंने फोन करने की संपर्क किया, लेकिन अंकित अस्थाना है मुरैना के डीएम, उनको मैंने लगातार फोन किया, लगातार व्हाट्सएप मैसेज किया, लगातार मैसेज किया, लेकिन ना उनका कोई फीडबैक आया, ना फोन रिसीव करते हैं, ना फोन उठाते हैं। तो इससे साबित होता है कि वो कहीं न कहीं भट्ठा मालिक जो कह रहा था कि हमारी ऊपर तक पकड़ है, आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा, बंधुआ बनो चाहे जैसे भी करो, कहीं नहीं जा सकते। तो ये साबित हो गया कि प्रशासन भी मजदूरों के लिए काम या गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रही है। जो सरकार कहती है, प्रशासन कहता है, ये झूठा है, खोखला। वो केवल उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम कर। दलसिंगार, जो आप बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बांदा के रहने वाले ये 27 लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, 22, ये लोग पहले कर्ज लेते हैं अपने परिवार चलाने के लिए या परिवार में कुछ जरूरत के लिए, उनको कर्ज दिया जाता है सर, और उनको कर्ज दिया जाता है। हाँ, वो कर्ज लेते नहीं है, उनको लालच की भावना से, अच्छा, कर्ज ऑफर किया जाता है, ऑफर किया था कि आप लो और काम करके चुकता कर देना। उनको जबरन, मतलब एक लालच की भावना से कर्ज दिया जाता है। वो कर्ज लेते नहीं है कभी, वो तो मजदूर है, वो तो एक पैसा भी किसी का मारना नहीं चाहते। तो क्या इस पूरे जाल में आमतौर पर दलित ही फंसते हैं उत्तर प्रदेश के? क्या ये सच नहीं है? 99% जी। और मैं एक छोटा सा बता दूं कि उस जो मजदूर को मारे, उसकी मौत हो गई जी। जब कल किसी तरह, जब हमने फिर एसडीएम को तीसरा रिमाइंडर में फिर एसडीएम को जो फोन किया, सबलपुर एसडीएम लगते हैं, तो उनका जवाब क्या था कि मजदूर आते हैं, पैसा लेते हैं, भाग जाते हैं, काम नहीं करते। जब हमारी ऊपर से कार्रवाई आएगी, आयोग करेगा, तब हम देखेंगे। सवाल यह है कि कानून जब बन जाता है तो कानून बनाने वाला जिसकी अथॉरिटी दी गई है, उनका यही कहना है कि आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी कंप्लेन करे, कोई भी शिकायत नहीं करे। जबकि हमें ट्रेड यूनियन के माध्यम से शिकायत नहीं है, उसका मैं मुखिया हूँ, असंगठित मजदूर मोर्चा के माध्यम से, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का क्या काम है आप लोग को ज्ञात ही है। उसको वो कह रहे हैं कि आयोग की बात मानेंगे, आयोग जब कहेगा तब हम रेस्क्यू कराएंगे। फिर किसी भी आयोग कौन? अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, या कौन सा आयोग? वो ये नहीं बता रहे। आयोग का मतलब उनको नहीं पता है कि कौन से आयोग की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, आयोग जबकि मुख्यतः बॉन्डेड लेबर का मेरे हिसाब से यही कह रहे होंगे कि आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहल करे। तो अभी ताजा स्थिति क्या है? ये जो 22 लोग हैं ये कहाँ है? ताजा स्थिति ये है कि कल जो है, जो बेसिकली जो प्रॉपर टीम जानी चाहिए था, प्रॉपर टीम नहीं गई है। विजिलेंस कमेटी की जो टीम होती है उसकी अवहेलना की गई है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 का इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, और टीम के लेबर इंस्पेक्टर गए हैं और वहां का कोई थाना इंचार्ज को भेज दिया है, और उसके साथ मिली भगत करके, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा और शेयर भी किया भी हूँ एक पुराना, कि कैसे उनके साथ उनकी बात ना सुनी जा रही। महिलाएं कह रही कि हमारे साथ कार्यस्थल पे अगर कहीं जा रहे हैं बाथरूम करने या टट्टी पेशाब करने जा रहे हैं, तो वहां भी ताक झाकी होती है, लोग लगे रहते हैं पीछे, छेड़खानी भी होती है कार्यस्थल।
और उनको जबरन काम करने को विवश किया जाता है, उनके बच्चों को, उनके महिलाओं को। और ये कहते हैं कि हमने आपको खरीद के लाए। कल उन्होंने रेस्क्यू करवाए, आधे अधूरे किसी तरह करवा के ले जाके एक रामपुर थाना है मुरैना में, सबलपुर के तहसील के एरिया में पड़ता है। रामपुर में एक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय, वहां उनको रखती है मजदूरों को। अब वहां से दबाव डाल रहे थे तो भट्टा मालिक भी वहां पहुंचा है, भट्टा मालिक है और वहां का जिला क्या बोलते हैं थाना अधिकारी है और लेबर इंस्पेक्टर, 3 लोग मजदूरों से मोल भाव कह रहे हैं कि या तो आप फिर से मजदूरी करो, 3 महीना के बाद हम आपको छोड़ देंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, और नहीं तो हमारा जितना भी है सारा चीज। मजदूर कह रहे हैं हमने 20 लाख ईंट पाते हैं, वो कह रहे हैं केवल आप लोग 5 लाख ईंट पाते हैं, और उसमें से कह रहे हैं कि हमारा अभी 4 लाख 5 लाख रुपया आप लोग के पास टूट है, उसको पटाओ, नहीं तो फिर हमारी फिर से चलो बंधुआ मजदूरी करो। ये ताजा स्थिति है, जबकि 24 घंटे के अंदर पूरी प्रक्रिया कर लेनी चाहिए होती है बंधुआ मजदूरी अधिनियम के तहत। और इसमें अभी तक वो स्कूल में बैठाए हुए हैं, वो बिना खाए पिए हुए हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें घर जाना है, फिर भी दबाव डाल रहे हैं कि आप फिर से चलिए पथेर कीजिए। उत्तर प्रदेश की अगर हम रामपुर हालत था। समझने की कोशिश करें दल सिंगार, तो उत्तर जी प्रदेश में जो बुंदेलखंड का हिस्सा है जिसमें बांदा भी आता है और मध्य प्रदेश का मुरैना भी आता है, उत्तर प्रदेश जी जी में जी खासकर इस तरह के कामों में जहां आज भी बंधुआ मजदूरी है, जहां आज भी खरीद की बात हो रही है, इंसान को इंसान खरीद ले रहा है हाँ। 100-100 200-200 रुपए में, ये ज्यादातर किन समाजों के लोग हैं? और ये पार्टियां इनको लेकर क्या कोई पहल नहीं करती हैं, चुनावी पार्टी? कोई पार्टी इस पे पहल नहीं नहीं, करती सबसे है। पहले ये बताइए किन समाजों के लोग हैं ये, और ये सबसे ज्यादा मैंने कहा कि 99% कहा जाए तो दलित समाज के। दलित समाज के? जी। जी। और ये बुंदेलखंड की बात नहीं है, आप पश्चिम में चले जाएं, वहां की भी स्थितियां यही है, वो पश्चिमी पंजाब उत्तर की तरफ प्रदेश। जाते हैं। जी। हाँ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब जो इलाका है, ये सब भी हालत वही है। मतलब अगर हम आपकी बात, चूंकि लगातार आप ईंट भट्टा मजदूरों, बंधुआ मजदूरों पर पिछले दशक भर से काम करते हैं, तो जी। आप पर भरोसा करें तो जितने उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टे हैं या मध्य प्रदेश में ईंट भट्टे हैं, उन ईंट भट्टों का 90% दलित है 90%। और जो इन गुलामी की स्थितियों में काम करता है। जी जी जी। तो क्या आपको लगता है इसी वजह से आज तक भारत में ईंट भट्टों पर स्टैंडर्ड लेबर कानून या स्टैंडर्ड ढंग से मजदूरी करने का कोई प्रावधान नहीं बन पाया आज तक? कानून केवल बना है, जी। लागू नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं हुआ, जी। लागू नहीं हो रहा है। इसलिए कि समाज के सबसे कमजोर लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, वो दलित हैं, उनको कौन पूछने जाए? हाँ। हाँ, उनके लिए क्या करें, हम पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे, वहां से पैसा आता है, जी। वहां काम करेंगे, मजदूर के लिए क्यों काम करें? दलित समाज की इस जो संदर्भ में पार्टियां हैं मैंने उनका क्या रवैया रहता है? मोदी जी की पार्टी का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, इनके नेता कभी बंधुआ मजदूरी को इशू बनाते हैं? और दूसरी बात की योगी कभी सरकार भी मानती है कि उनके सरकार में बंधुआ मजदूर हैं? सरकार क्यों कहेगी, सरकार तो ये सोचती कहती कि हमारे यहाँ तो पूरा हमारा देश विकसित होने वाला है, विकसित हो रहा है, हमारे यहाँ सबको अनाज राशन सब मिल रहा है, मतलब कोई भी गरीब आदमी नहीं है, कोई भी किसी भी चीज से वंचित नहीं है, सब सुखी है। तो सरकार तो अपनी कमियां तो छुपाती है ना। सरकार क्यों कहेगी कि हम हमारे देश में या हमारे प्रदेश में या हमारे जिले में बंद हुआ है? और विपक्ष की हर एक पार्टियां, आप बताइए, समाजवादी पार्टी कर रही है, वो पीडीए के तहत कोई है, भी पिछड़ा पार्टी नहीं, दलित कोई अल्पसंख्यक। भी पार्टी, मजदूर सभा सब लोग बना लेते हैं जी। हर एक पार्टियों के लिए, लेकिन मजदूरों के लिए किसी ने भी काम नहीं किया। मैंने जी। देखा कई जगह, मैंने जाते हैं, धरना में भी जाते हैं, प्रदर्शन में भी जाते हैं, उन लोगों को जागरूक भी करने जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को केवल चुनाव के टाइम उनको वोट के अधिकार के लिए, हक और अधिकार की बात करेंगे, बस वोट लेने भर, उसके बाद उनको भूल जाते हैं, फिर वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। यहां तक कि मैंने बुंदेलखंड में जो पलायन का मुद्दा था वो भी हमने उठाया, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लोकल प्रशासन, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी मैंने अवगत कराया था, उत्तर प्रदेश जी। सरकार को भी, कि कैसे पलायन को कम किया जा सकता है। मैंने कुछ सुझाव भी दिए थे कि स्थानीय संसाधन है उसके माध्यम से किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए पलायन हो रहे हैं, अगर उन महिलाओं को वहां के अगर मनरेगा से जोड़ा जाए तो महिलाएं वहां रुकेंगी,
और जब महिलाएं रुकेंगी तो बच्चे रुकेंगे, बच्चे रुकेंगे तो वो शिक्षा, उनके एडमिशन होगा स्कूल में, वो शिक्षित बने, शिक्षा का स्तर उनका ऊंचा होगा। जी लेकिन ना प्रशासन सुनती है, ना जिला प्रशासन सुनती है, ना वहां का, इतना भ्रष्ट तंत्र हो गया है, खासकर लेबर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कि उनको कहाँ से व्यवस्था हो, पैसा कैसे चलाना है, क्या करना है मजदूरों के लिए, कि वो कानून बना है, जब दबाव बन जाए, आप जैसे महानुभाव के मदद से अगर कुछ खबरें जाती है, जैसे पिछले दिनों आपने एक खबर चलाई थी फतेहपुर की, जी शराब माफिया का वो ईंट भट्ठा था, हम्म। आपके पहल के अनुसार उस शराब माफिया के भट्ठा सील हुआ, और वो उसकी उसके अंदर एफआईआर भी हुआ, उनको रिलीज आखिरी सर्टिफिकेट भी सवाल जारी। ये बताइए, खैर ये अगर हो जाए तो अच्छी बात है। हालांकि पत्रकारिता से मजदूरों का क्या भला हो रहा है ये तो देश देख ही रहा है, लेकिन एक चीज जी, बताइए, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये मानती है कि उसके यहाँ एक आदमी भी बंधुआ मजदूर है? एक सरकार नहीं मान रही, 22 करोड़ की आबादी में एक आदमी भी बंधुआ मजदूर है? सरकार नहीं मान रही है। नहीं आपको एक मानती। उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जी अगर सरकार मानती तो पिछले साल जो सीजन में सदन चला था, इस सदन शरद से पहले जो जी गर्मी के टाइम में उस टाइम चला था, फरवरी और मार्च में, मतलब स्टार्टिंग की बात करें, जनवरी फरवरी की 2023 में, अगर सरकार मानती तो आंकड़ा सही सही देती। एक सीपीएम के राज्यसभा सांसद थे केरल के, उन्होंने मुद्दा उठाया कि भी पिछले 3 सालों में कितने बंधुआ मजदूर को छुड़ाया गया है, उनका पुनर्वास हुआ है। वो तो उन्होंने, रामेश्वर तेली जो राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री, जी। उन्होंने जवाब दिया कि पिछले 3 साल में हमारे देश में कोई बंधुआ, खासकर बंधुआ उत्तर मजदूर। प्रदेश का दिया कि जीरो 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 अच्छा, जीरो, जबकि मेरे पास राष्ट्रीय स्तर रिकॉर्ड, पर मतलब कुल ले दे के देश में ही एक भी जीरो बंधुआ जीरो मजदूर नहीं जीरो। बचा है। हाँ, और खासकर यूपी में क्या दिया कि 3 साल में जीरो जीरो, एक भी बंधुआ मजदूर की शिकायत नहीं, एक भी बंधुआ मजदूर रेस्क्यू नहीं कराए गए, एक भी का भी इम्प्लीमेंटेशन। और जबकि उन्हीं के प्रशासन, उन्हीं के जिलाधिकारी के द्वारा मैंने 700 लोगों को रेस्क्यू करवाया था पिछले साल। वो मैंने, एक हमारे पत्रकार साथी उसकी डिटेल मांगी थी तो मैंने दिया था, मैंने तो नहीं किया, तो वो प्रशासन उन्हीं की सरकार ने दिया था, रिलीज सर्टिफिकेट दिया, कंपनसेशन भी दिया था, पुनर्वास अभी आधा अधूरा है, तो वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स के, दस्तावेज के बाद भी सरकार झूठ बोल रही, तो आप इससे अनुमान और अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार चाहती क्या है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बंधुआ मजदूरों के नेता और पिछले दशक भर से उत्तर प्रदेश के बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के अभियान में जुटे दल सिंगार। उन्होंने बताया बहुत कि बहुत राज्य सरकार, केंद्र सरकार बंधुआ मजदूरी पर क्या कहती है। केंद्र सरकार के मंत्री का हवाला दिया कि संसद में मंत्री जी ने कहा कि इस देश में एक भी बंधुआ मजदूर रेस्क्यू नहीं किए गए 3 सालों में, और उत्तर प्रदेश में तो कोई बंधुआ मजदूर है ही नहीं। तो सवाल ये है कि इस वक्त मुरैना के रामपुर थाने में जो 22 लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे बैठे हुए हैं, जिनको कि प्रशासन के अधिकारी, लेबर डिपार्टमेंट के लोग दल सिंगार के बकौल कह रहे हैं कि आप साहब या फिर हमारे यहाँ मजदूरी करो, और नहीं तो हमारा वो जो 5-7 लाख रुपया कर्ज है वो वापस करो। वो कौन लोग हैं, सरकार की किस परिभाषा में आते हैं? क्या वो भगेड़ू हैं, क्या वो चोर हैं, क्या वो आतंकवादी हैं, या वो सब कुछ इसलिए हैं कि वह दलित और गरीब है? सवाल आपसे है, सरकार से हमारे पास सवाल पूछने की कहाँ कुवत, और पूछ भी दें तो जवाब कहाँ है? इसलिए जरा बताइएगा कि आखिरकार सच क्या है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि सच क्या है। उत्तर प्रदेश में वाकई कोई बंधुआ मजदूर नहीं बचा है। और सवाल ये भी है कि भट्ठा मजदूरी में 99% लोग दलित, आदिवासी समाजों के काम करते हैं। क्या यही वजह नहीं है कि आज तक कोई स्टैंडर्ड कानून नहीं लागू हुआ, कोई स्टैंडर्ड तौर तरीका नहीं विकसित हुआ जिससे कि वह एक सम्मानजनक जीवन जी सके? शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।